तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने छात्र बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है क्लास। और ऐसे भी आप जनरल किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सबके लिए ये बेस्ट प्रश्न रहेगा इसमें, क्योंकि इसमें आपको हिस्ट्री और पॉलिटी दो का आपको इसमें का जीके जीएस का प्रश्न मिलने वाला है। वो भी आपको बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, वो प्रश्न आपको मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ से आपको टॉप 50 प्रश्न मिलेंगे जीके जीएस का, हिस्ट्री पॉलिटी का, स्पेशल बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023। देखिए अभी आपको मात्र 35 दिन का समय है। कितने दिन का? 35 दिन का आपके पास समय और शेष बचा है, क्योंकि आपका पेपर जो है 24 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। कब से? फर्स्ट पेपर आपको 24 सितंबर से होगा, उसके बाद से 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। तो इसमें हम आपको बिहार पुलिस से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, बिहार स्पेशल भी प्रश्न आपको मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल है एपी कैरियर 2.3। तो चलिए यहाँ पे जीके का आपको इतिहास और राजनीतिक शास्त्र से रिलेटेड आपको सामान्य ज्ञान, यहाँ से आपको फर्स्ट प्रश्न आप देखिए। आप प्रश्न का लेवल देखिएगा तब आपको पता चल जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ से पहला प्रश्न दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या था, यानी कि वो कौन सा व्यवसाय करते थे। क्या वो व्यापारी थे, या फिर पशुपालन थे, या फिर शिकारी थे, या फिर कृषि करते थे। तो वो लोग व्यापारी थे। क्या थे? हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता बोल लीजिए, उस समय मुख्य व्यवसाय उन लोगों का व्यापार था, यानी कि इससे ऊपर वो चले गए थे। कृषि, शिकार और पशुपालन से ऊपर जा चले गए थे, वो लोग व्यापार करने लगे थे। आपका अगला प्रश्न दिया है सेकंड नंबर कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे, यानी कि शहरी थे, ग्रामीण थे, खानाबदोश थे, जनजाति। खानाबदोश कहने का मतलब आज यहाँ पे हैं आप 10 से 20 दिन रुके, फिर यहाँ से दूसरे जगह प्रस्थान कर दिए। यानी कि आप लोग देखे होंगे, आप लोग के गांव में कभी कभी कोई आता है टेंट वगैरह लगा के 10 दिन 20 दिन रहता है, वहाँ पे कुछ व्यवसाय करता है, उसके बाद से दूसरे जगह चला जाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो किस प्रकार के थे। तो वो लोग थे शहरी। क्या थे? शहरी थे, यानी कि ओवर विकसित उस समय हड़प्पा सभ्यता में लोग हो गए थे। इसके बाद से आपसे वेद से संबंधित एक प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ये प्रश्न जो है आपको 2-3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो अगर आप पहले से जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए आपका एक बार एक बीपीएससी में पूछ चुका है प्रश्न, तो सोचिए आप कितना हाई लेवल का प्रश्न है। और आपको लो लेवल में भी, वन लाइनर में भी, वनडे एग्जाम में भी इस टाइप के प्रश्न जरूर आएंगे। तो यहाँ पे दिया है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। क्या कुड़िक कहा जाता था? अगर आप पहले से जानते थे तो सही है, नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। ये किसी जगह का नाम नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा है अकबर, चौथा है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न दिया है फहयान कहाँ का निवासी था, यानी कि किस देश का रहने वाला था। तो मुझे लगता है कि इसका प्रश्न 99% भी कह सकते हैं कि सारे लड़कों को ही पता होगा, क्योंकि आप क्लास 6-7 में होंगे तभी इसके बारे में पढ़े थे। तो ये चीनी यात्री था। कहाँ का? चीन का रहने वाला था। चलिए अगला दिया है, अगला देख लेते हैं। बिहार पुलिस भर्ती 2023 का सामान्य ज्ञान है। अब अगला दिया है 7 नंबर प्रश्न कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। इस 4 ऑप्शन में से गांधार, कनौज, नालंदा, वैशाली। सबसे पुरान
विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसके बाद से ये भी प्रश्न बहुत बार दोहरा भी चुका है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए श्रवण में जो गोला है वहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, वहीं पे जाकर इनकी मृत्यु महावीर की पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। ये भी प्रश्न आपको मौर्य वंश से संबंधित है कि चाणक्य का अन्य क्या नाम था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। तो ये थे विष्णुगुप्त। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार आरंभ हुआ? रोम के साथ किन लोगों का व्यापार सबसे पहले प्रारंभ हुआ? कुषाणों के साथ, तमिल एवं चेरों के साथ, वाकाटकों के साथ, शकों के साथ। तो ये हुआ तमिल और चेरों के साथ सर्वप्रथम रोम साम्राज्य के साथ व्यापार प्रारंभ किया गया। अगला दिया है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? देखिए इस टाइप का प्रश्न इसलिए मैं गेस करके लाया हूँ क्योंकि इस टाइप का प्रश्न अब पूछा जा रहा है। ये थोड़ा सा अंदर से प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है और वन लाइनर है ऑप्शन वाला, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए बन जा रहा है। तो गुप्त काल में कविराज किसे कहा गया था, यानी कविराज की उपाधि किसे दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी। ये तो हमको लगता है कि 100% लड़कों को पता होगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि शून्य की खोज किसने की है। और ये प्रश्न हमको लगता है कि 3-4 बार वनडे एग्जाम में आ चुका है। तो आर्यभट्ट ने भारत के जो थे शून्य की खोज किए थे। अगला देख लेते हैं। अगला 13 नंबर प्रश्न दिया है कि विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? क्या दो है, एक शक संवत, एक विक्रम संवत। तो विक्रम संवत पुराना है और शक संवत बाद का है। तो विक्रम संवत कब से है? तो 58 ईस्वी पूर्व का है। कब से? 58 ईस्वी पूर्व। अभी अगर आपके पास कैलेंडर होगा, तो अभी अगर आपके पास कैलेंडर है तो अभी आपको 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है। लेकिन विक्रम संवत में इसमें 58 जोड़ दीजिएगा, 23 चल रहा है, इसमें जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2081। क्या हो जाएगा? 2081। यानी कि विक्रम संवत के अनुसार अभी 2081 चल रहा है। अगर आपके पास कैलेंडर है तो उसमें जाकर देख सकते हैं। नेपाली कैलेंडर, मुसलमान लोग का इस्लामिक कैलेंडर, उसके बाद से विक्रम संवत कैलेंडर, शक संवत कैलेंडर। इसमें सबसे पुराना जो कैलेंडर बना वो है विक्रम संवत। क्या ये बात आपको पहले से पता था? अगर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं भी जानूं कि कितने लड़कों को ये पता था। क्योंकि देखिए वहाँ पे दिया रहता है और आप कभी कभी देखते होंगे पंडित जी वगैरह होते हैं, वो देखते हैं तो उनके यहाँ 200 अभी 2081 चल रहा होगा विक्रम संवत में। तो अगर जिन लोगों को पता है पहले से ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है और ये बहुत ओल्ड प्रश्न है, इसको समझ लीजिए कि अंकोर वाट कहाँ पे स्थित है। क्योंकि इस पे बहुत बड़ा एक राज है, इसलिए प्रश्न मैं लेकर आया हूँ कि अंकोर वाट आपको कंबोडिया में है और कंबोडिया में जो है हिंदू का जो मंदिर वगैरह है वहाँ पे आपको मिलता है, इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ समझ लीजिए, अभी बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ से इस चीज़ का जिक्र हमेशा होता है कि कंबोडिया में या फिर 2-3 देश हैं जहाँ पे वहाँ पे नोट पे गणेश भगवान का फोटो है, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ से रिलेटिव मैं प्रश्न गेस किया था। चलिए अगला देख लेते हैं। अभी आपको जस्ट मूवी आया था आदि पुरुष, उसमें रावण का देखे कि बहुत ज़्यादा मार्केट में बात छिड़ा था कि इस फिल्म से संबंधित, तो उसके दृष्टि से प्रश्न महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि रावण की खाई, दशा अवतार और कैलाश गुफा मंदिर कहाँ पे आपको मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? एलोरा की गुफा में। कहाँ पे? एलोरा की गुफा में। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए आप प्रश्न सारे इम्पोर्टेंट है, आप अंत तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ। चलिए अगला देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में
मुस्लिम राज का स्थापना कब माना जाता है, यानी का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में जो है मुसलमान लोग के स्थापना किनको माना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को, यानी कि इनके बाद से मुसलमान भारत में रहना प्रारंभ कर दिए। नहीं तो इसके पहले 712 ईस्वी पूर्व में सबसे पहले मुसलमान शासक भारत में आक्रमण किए थे। पूरा वीडियो को देखिए और चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको 35 दिन बचा है। 35 दिन में हर टाइप का प्रश्न आपको हर सेट में प्रैक्टिस सेट के रूप में, मॉडल सेट के रूप में, उसके बाद से आपको रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का सब प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब एक कर देना पड़ेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि लाख बख्त के नाम से जाने जाना वाला भारतीय शासक किसे कहा जाता है? लाख बख्त किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया है 18 नंबर कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, यानी कि किस चीज़ में उस समय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उल्लेख है और उसको पढ़ने के बाद आपसे लगेगा कि आप 11वीं सदी में हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, किताब उल हिंद, रहला, तारीख ए यामिनी और नॉन ऑफ दीज एंड नॉट, यानी कि किस में आपको देखने को मिल जाएगा? तो किताब उल हिंद जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि आप 11वीं सदी का देख रहे हैं। अगला देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, यानी पंजाब में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दीन ए इलाही नामक धर्म सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो इसको शुरू किए थे अकबर। कौन? अकबर, ऑप्शन नंबर सी। अकबर से रिलेटिव एक प्रश्न है। जब वो अकबर छोटे थे तो अकबर के युवा अवस्था, यानी कि जो बाल अवस्था है, तो युवा अवस्था में उनके संरक्षक कौन थे? तो हमको लगता है कि ये 90% से अभव लोगों को पता है। कौन थे? बैरम खान। कौन थे? बैरम खान। अगर पहले से पता होगा तो कमेंट जरूर बताइए कीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है 22 नंबर प्रश्न। आपको 22 नंबर प्रश्न दिया है कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो हुमायूं के द्वारा। किसके द्वारा? हुमायूं। और हुमायूं कौन थे? अकबर के पिता और बाबर के बेटे थे। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है 23 नंबर कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यानी कि जब शिवाजी, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी, यानी कि जब शिवाजी साम्राज्य थे उस समय उनकी राजधानी जो थी वो कहाँ पे थी? तो रायगढ़ में। कहाँ पे? रायगढ़ में। चलिए अगला देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न का तो पूछना ही नहीं है कि कितनी बार आ चुका है। हमको लगता है 100% लड़कों को पता भी है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये था पुर्तगाल का रहने वाला था। 1498 ईस्वी में इसने पुर्तगाल से भारत आया था। किस चीज़ का खोज किया था? प्रश्न आपको मिलता है कि भारत का खोज किया था। तो सॉरी, ये भारत का खोज नहीं किया था। भारत तक आने के लिए पुर्तगाल से उस जो आपको रास्ता था उस रास्ता का खोज किया था कि हम पुर्तगाल से अगर भारत आना चाहते हैं तो किस रास्ते से आएँ ताकि हमको आसान हो जाए। इस चीज़ का खोज किया था, मार्ग का खोज किया था, ना कि भारत का खोज किया था। भारत को तो उससे पहले का भारत था ही, और ये पुर्तगाल का रहने वाला था। इसने बहुत ज़्यादा ही अत्याचार भी किया था, लेकिन उस चीज़ को कोई बताता नहीं है। आपको वीडियो भी मिल जाएगा, उसके बारे में जब सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि हाँ उसके बारे में क्या क्या है, उसने क्या क्या किया था, कितना सोना यहाँ से लेकर गया था, गरम मसाला भी लेकर गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? यानी कि तंबाकू जो है वो कहाँ से आया था? तो ये भी तंबाकू जो है बुरी आदत वहीं से आई थी, पुर्तगालों से। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है 26 नंबर कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी
भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा, यानी कि आज़ादी होने के बाद भी अभी उस पर पुर्तगालियों का ही वर्चस्व था, उन्हीं के अधीन था। वो जगह आपको कौन था? हमको लगता है ये भी सभी स्टूडेंट को पता होगा, गोवा था, क्योंकि ये कालीकट बंदरगाह पे सर्वप्रथम पुर्तगाली जो वास्को डी गामा था वहीं पे पहुंचा। वहाँ पे एक आम भी लाया था, अल्फांसो आम, जो अभी भी है, प्रचलन में है, बहुत महंगा आम है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया है कि हवा महल कहाँ स्थित है। ये समझे कि ओल्ड प्रश्न है, यानी कि ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो हवा महल कहाँ पे स्थित है? अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में हवा महल स्थित है। पिंक सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला दिया है, निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो आपको सबसे प्राचीन इसमें से क्या लग रहा है? सितार होगा, या फिर तबला होगा, या फिर सरोद, या फिर वीणा। इसका करेक्ट आंसर वीणा हो जाएगा, जिसको सरस्वती पूजा के समय आप देखे होंगे, या फिर ऐसे भी आप देखे होंगे, वीणा से बजाती हैं सरस्वती जी, और वहीं वीणा भारत के सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किसने किया था? यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज़्यादा युद्ध किसने लड़े थे? तो मराठों ने लड़े थे। आप गलती से मुगल भी मत लगाइएगा, क्योंकि मराठों सबसे ज़्यादा लड़े थे और इसका मज़ा मुगलों को मिल जाता था। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका अगला 30 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुने होंगे। तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यानी कि भारत पर आक्रमण उसने किया था और वो भी ईरान का था। तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो वो है नादिर शाह को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा समाज था? यानी आधुनिक भारत के संदर्भ में बोला जा रहा है, तो ब्रह्म समाज था। क्या? ब्रह्म समाज था। अगला प्रश्न आपको कांग्रेस से रिलेटिव प्रश्न है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो ये बनी थी आपकी 1914 में बनी थी एनी बेसेंट। अगला देख लेते हैं। ये भी आपको इतिहास से रिलेटिव प्रश्न है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। हम लोग जब छोटे थे तो मुंडा प्रजाति के बारे में किताब में था, अभी इसको हटा दिया गया है। आपको नेक्स्ट लेवल की किताब में, यानी कि बचपन में आप इसको ज़रूर पढ़े होंगे, 5-6 में आपको इस बिरसा मुंडा के बारे में मिल जाएगा। और बिरसा मुंडा ने जो विद्रोह खड़ा किया था वो किस सन में किए थे? तो इसी से रिलेटिव है कि मुंडाओं का विद्रोह खड़ा कब किया गया? 1895 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है कि गुलामगिरी का लेखक कौन है? क्या? गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो ये है ज्योतिबा फुले। क्या? ज्योतिबा फुले। और ये भी अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट में रह रहे हैं। ज्योतिबा फुले, पेरियार और अंबेडकर सबसे ज़्यादा हाईलाइट में रहने वाले ये 3 व्यक्ति अभी चल रहे हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? यानी कि कहाँ से 1857 की क्रांति जो चालू हुआ वो आपको सर्वप्रथम कहाँ से चालू हुआ? तो मेरठ से हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? जो 80 साल के बूढ़े थे, लेकिन उनसे अंग्रेज भी कांप गए थे। नाम तो जान ही गए होंगे, बाबू कुंवर सिंह। क्या? बाबू कुंवर सिंह, जो कि 80 साल के थे और जब नदी पार कर रहे थे, तो एक कहानी है कि जब नदी पार कर रहे थे कोई बम मार दिया था जो उनके हाथों में लग गया था, तो उस हाथ को काट दिए थे अपने शरीर को बचाने के लिए और वहाँ से निकल जाने के लिए। तो वैसे थे 80 साल के बूढ़े वीर कुंवर सिंह। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? किसे सरकारी इतिहासकार माना गया था? तो ये थे आपके एन सिंह ने। क्या? एन सिंह, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है 38 नंबर कि लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारा था? तो उधम सिंह ने।
इंडिया से उधम सिंह जाकर लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली मार दी थी। सोचिए कितने बड़ी क्रांति थे कि लंदन यहाँ से चले गए थे भारत से उस समय। चलिए अगला दिया है कि दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिया गया था। हमको लगता है इस चीज़ का जानकारी आपको पहले से पता होगा। 1943 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। अगला देख लेते हैं, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। ये बिहार की है, महात्मा गांधी ने शुरू किया था नमक सत्याग्रह 1930 में। अगला देख लेते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। क्योंकि ये देखिए इसलिए मैं प्रश्न किया हूँ कि इस चीज़ को नाथूराम गोडसे से रिलेटिव अभी बहुत ज़्यादा 2-3 माह से हाईलाइट में चल रहा है इस मैटर को लेकर, गांधी जी से रिलेटिव। और आपको कुकू एफएम पे भी बातें चल रहा है और आपको यूट्यूब पर भी मिल रहा होगा शॉर्ट में कि मैंने उनको गोली नहीं मारी। तो इस टाइप का प्रश्न में भी मैं सोचा कि कहीं आए तो इसको गेस कर दिया था कि महात्मा गांधी की हत्या है जो है वो कब हुई थी। तो 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी 1948 को, यानी आज़ादी के 1 साल बाद। अगला देख लेते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। अब इनका एक मूवी भी चल रहा था भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था और सुभाष चंद्र बोस फिल्म आया था, इसमें भी इस चीज़ का जिक्र था। एक प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं। क्या आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 44 नंबर आपको प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। आपको पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत का, ये नहीं पूछा जा रहा है ऐसे ही प्रथम। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपका इसमें से ऑप्शन कौन था। सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, माउंटबेटन, कैनिंग। तो अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। इस प्रश्न पे थोड़ा शक लग रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये हुआ था 1909 ईस्वी में। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो भगत सिंह। सॉरी प्रश्न थोड़ा सा रिपीटेशन हो गया है। अगला देख लेते हैं यहाँ से 47 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। यानी संविधान बनाने के पहले उसकी स्थापना हुआ था और कैसे कैसे काम करना था उसमें सब कुछ था। तो उसकी स्थापना कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 और यहीं से संविधान बनना प्रारंभ हुआ और 2 साल 11 माह 18 दिन में कंप्लीट हुआ था। अगला देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित यूँ सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो भारत का है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। कि भारत एक संघ है, ये किस देश से लिया गया था। तो ये लिया गया था कनाडा से। चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि प्रेस, जैसे देखिए अभी मनीष कश्यप इसी प्रेस की स्वतंत्रता में जेल गए थे, कुछ वीडियो से रिलेटिव आ गया था, लेकिन उनको स्वतंत्रता है, कहीं पे भी जाकर कुछ भी पूछने का उनको स्वतंत्रता है। लेकिन संविधान के खिलाफ नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछने का अधिकार संविधान में दिया गया है कि आप प्रेस वाले हैं तो आपको संविधान में आपको छूट मिला है। तो वो किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 19 का प्रथम में दिया गया है कि संविधान की स्वतंत्रता है। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से आपका लास्ट प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। संपत्ति का अधिकार जिसको हटा दिया गया बाद में, तो अनुच्छेद 300 क में चला गया है। किसमें, जो इसको पहले अनुच्छेद है आपका 19 में ही था, लेकिन इसको हटाकर आपको अनुच्छेद 300 में क में कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट थे,
अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का आपको लोगो यहाँ से दिख रहा है, एपी कैडेट 2.3 यही चैनल है। इसमें जीके का आपने पढ़ा, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 जिनका भी पेपर आपको 24 सितंबर से पेपर स्टार्ट होगा। इसके बाद से 1 अक्टूबर का होगा, उसके बाद 7 अक्टूबर, उसके बाद 15 अक्टूबर, 4 दिन का जो आपको पेपर होने वाला है। तो अभी आपके पास मात्र 35 दिन का आज का लेकर हो रहा है। इन 35 दिन चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।